हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्सपैक एमडी। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के लिए कौन कौन सा मोड और कौन कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, उसके बाद डिफरेंट मोड्स डिस्कस करेंगे। तो पहला मोड्स होगा लाइसेंसिंग, दूसरा है फ्रेंचाइजिंग, उसके बाद है ट्रंकी प्रोजेक्ट, उसके बाद है होल ओन सब्सिडरीज, देन जॉइंट वेंचर और एक्सपोर्ट्स। तो ये सब आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले लाइसेंसिंग से। तो लाइसेंसिंग क्या है? लाइसेंसिंग दरअसल एक एग्रीमेंट है। दरअसल एक क्या है? एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट किसको दिया जाता है, किसके साथ होता है? ये एग्रीमेंट होता है एक फॉरेन फार्म में, एक फॉरेन एक फॉरेन फार्म के साथ एग्रीमेंट होता है। एक फॉरेन फार्म के साथ एग्रीमेंट होता है। मान लीजिए इंडिया अगर कोई भी फॉरेन फार्म के साथ, इट मींस फॉरेन का फार्म, इट मींस आउटसाइड के इंडिया का ओरिजिन, कोई भी फार्म के साथ कोई एग्रीमेंट करके उस फार्म के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि आप इंडिया में आइए और इंडिया में आके आप ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो आप उस फॉरेन फार्म को क्या दे रहे हो? लाइसेंस दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट कि आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है। तो अगर आप लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते हो देन उस फॉरेन फार्म को अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा कि आपके देश में आके वो बिजनेस को रन अच्छी तरह कर सके। ठीक है। तो ये है हम लोग का पहला मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, लाइसेंसिंग विद द हेल्प ऑफ गिविंग लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। ठीक है। तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस। तो क्या क्या एडवांटेजेस है पहले देख लेते हैं। ऑब्टेन एक्स्ट्रा इनकम फॉर टेक्निकल नो हाउ एंड सर्विसेज। तो लाइसेंसिंग जिसको मिलता है उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने कंट्री में चला रहा है और उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि एक दूसरा कंट्री में जाके उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे, उसको लाइसेंस मिल रहा है, उसको उस कंट्री को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, देन उसको एक्स्ट्रा इनकम का भी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रहा है। ठीक है। उसका ये एडवांटेजेस हो गया लाइसेंसिंग। देन दूसरा एडवांटेज है कि क्विकली एक्सपांड क्विकली एक्सपांड विदाउट मच रिस्क एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये एडवांटेजेस उसको मिल रहा है कि उसको एक्सपांड करने का, इट मींस अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है विदाउट एनी रिस्क, बिकॉज उस कंट्री में उसको लाइसेंसिंग दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होकर दिया जा रहा है। तो उस कंट्री में उसको रिस्क होने का कोई डर नहीं है। ठीक है। और वो क्या कर रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उस कंट्री में। ठीक है। देन पेव द वे फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। तो क्या होता है? तो अगर आपको लाइसेंसिंग मिल रहा है, अगर आप फॉरेन फार्म है, अगर आपको फॉरेन कंट्री में लाइसेंसिंग मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसी कंट्री में अपना ये कर सकते हो कि फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट से आप अभी कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अभी से उस कंट्री का फ्यूचर्स का जो मार्केट है, उस मार्केट को अभी से आप इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हो, तो फिर फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होना करना पड़ेगा उस मार्केट को कैप्चर करने में। ओके। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? पॉलिटिकल रिस्क इज मिनिमाइज्ड एज द लाइसेंस इज यूजुअली 100% लोकल। तो आपको लाइसेंसिंग कौन दे रहा है? लाइसेंसिंग उस कंट्री का गवर्नमेंट दे रहा है, तो इसके लिए आपको कोई पॉलिटिकल रिस्क महसूस करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज द लाइसेंस इज 100% लोकल। आपको लाइसेंस एज अ लोकल कैंडिडेट मिल रहा है उस गवर्नमेंट से, उस पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है। ओके। तो लाइसेंसिंग में अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में घुस रहे हो तो उसका डिसएडवांटेजेस भी है। तो क्या है? लोअर इनकम देन द अदर एंट्री मोड्स। अगर आप इस लाइसेंसिंग के मोड से आप फॉरेन कंट्री में घुस रहे हो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, देन आपको क्या होना करना पड़ेगा? आपको इनकम कम मिलेगा एज कंपेयर टू अदर एंट्री मोड। जैसे कि आप अगर फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहता है।
ठीक है, तो लाइसेंसिंग में इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द लाइसेंस मैन्युफैक्चर। तो अगर आप लाइसेंसिंग एग्रीमेंट से दूसरे कंट्री में काम कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, देन आपका लाइसेंसिंग कंट्रोल से और लाइसेंसिंग जाने का भी, लाइसेंस कैंसिल होने का भी डर रहता है। ठीक, अगर उस गवर्नमेंट पार्टी चाहे अगर आपको लाइसेंस को कैंसिल कर कर ले, और कुछ कोई भी कारण आपको लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको लाइसेंस कैंसिल होने का भी चांसेस रहता है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ हैविंग ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का भी जो रिस्क होता है उसका भी चांसेस रहता है। ठीक है, आपका रेपुटेशन मार्केट से निकल सकता है। तो ये हो गया लाइसेंसिंग। दूसरा है फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग क्या है? फ्रेंचाइजिंग ये है कि एक दूसरा कंट्री का कोई भी फर्म अपने कंट्री में मैं ला रहा हूँ, ये बोल के ला रहा हूँ कि मैं आपका उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का नाम यूज करूंगा, उस ब्रांड का मैं नाम यूज करूंगा, लोगो यूज करूंगा, और उस ब्रांड का मैं ऑपरेशन मैं अपने कंट्री में चलाऊंगा, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा मैं अपने से कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं सिर्फ आपका जो ब्रांड है उस ब्रांड का ही उस ब्रांड के ही बिहाफ से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगा। जैसे मान लीजिए केएफसी हो गया, जो केएफसी तो इंडिया में जब आए तो ऐसे फ्रेंचाइजिंग के थ्रू से इंटरनेशनल बिजनेस में घुसा, और अभी भी एज ए फ्रेंचाइजी चल रहा है। ये केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग, बहुत सारे कंपनीज है जो अभी भी एज ए फ्रेंचाइजी इंडिया में रन कर रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं कोई केएफसी का कोई फ्रेंचाइजी मैं इंडिया में लाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ब्रांड का ऑपरेशनल सिस्टम मैं क्या दूसरे कंट्री से लाऊंगा, और उसके लिए मुझे कुछ रॉयल्टी पेड करना पड़ेगा एज ए पेमेंट, और जो रेगुलर मैं सेल करूंगा, मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे भी कुछ कमीशन उस कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा उस ब्रांड का मैं नाम यूज कर सकता हूँ, उस ब्रांड का ट्रेडमार्क यूज कर सकता हूँ, लोगो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ मैं यूज कर सकता हूँ। उस ब्रांड को यूज करके मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी के मोड से अगर आप कोई कंट्री में दाखिल हो रहे हो एज ए इंटरनेशनल बिजनेस, देन आपको एज ए कंपनी आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहा है। देखिए, तो फर्स्ट, लो पॉलिटिकल रिस्क। आपको पॉलिटिकल रिस्क का खतरा महसूस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज लो पॉलिटिकल रिस्क एज कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट, लो कॉस्ट। उसमें एज ए कंपनी आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि जो बंदा अपने कंट्री में फ्रेंचाइजी लेके जा रहा है, तो वो सब कॉस्ट को क्या करेगा, सफर करेगा। उसको सब कॉस्ट को, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहा है, उस ब्रांड को सेटअप कर रहा है, देन सब कॉस्ट उसको पैसा देना पड़ेगा। आपको एज ए कंपनी कुछ नहीं करना पड़ता है जनरली। ठीक है, तो इसमें फायदा ही सिर्फ कंपनी का है, जो कंपनी फ्रेंचाइजिंग दे रहा है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस एक्सपेंशन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। तो आप बिना इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में एक्सपांड कर सकते हो, एंड अपने बिजनेस को अच्छी तरह, अपने ब्रांड इमेज को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, वेल सिलेक्टेड पार्टनर्स। आप जिस कंट्री में एज ए फ्रेंचाइजी दे रहे हो, आप ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन आप फ्रेंचाइजी देते हैं। जिस पार्टनर को आपको महसूस ये हो रहा है कि ये पार्टनर अच्छे से काम करेगा, अपने ब्रांड को अच्छी तरह ऊपर लेके जाएगा, आप उसी पार्टनर्स को आप फ्रेंचाइजी दोगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस का भी, एंट्री मोड्स का भी डिसएडवांटेजेस है। तो क्या क्या देख लेते हैं। फ्रेंचाइजी में टर्न इनटू फ्यूचर कंपटीटर्स। अगर आप फ्रेंचाइजी आप दिया है, अगर आप उस फ्रेंचाइजी को अच्छी तरह वो पार्टनर यूटिलाइज नहीं कर रहा है, देन क्या होगा, एज ए फ्यूचर में वो कंपटीटर बन सकता है आपका। अगर कोई दूसरा बंदा उसको कोई दूसरा ब्रांड देके एज ए फ्रेंचाइजी, और वो बंदा दूसरे कोई ब्रांड लेके फ्रेंचाइजी लेके आ गया उस मार्केट में, देन एज ए आपका जो मार्केट है, उस मार्केट में कंपटीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिस पार्टनर को आप फ्रेंचाइजी दिया, अगर उस पार्टनर ने अगर अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को जो आपने दिया उसको नहीं चला रहा है, देन आपका ब्रांड का रेपुटेशन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। जैसे कि कुछ महीना पहले एक न्यूज में सुनने आया था कि केएफसी का जो बकेट है, उस बकेट में
जो पुराना KFC का माल था वो कस्टमर को दे दिया। तो उसको देने के बाद कस्टमर ने बहुत सारा कंप्लेन किया, फेसबुक में व्हाट्सएप में बहुत वीडियोस भी निकला। तो उसके कारण जो KFC का जो रेपुटेशन था वो रेपुटेशन बहुत मार्केट में गिर गया था। ठीक है, तो इसमें कंपनी का तो कोई गलती नहीं था, गलती था पार्टनर को, लेकिन पार्टनर के कारण कंपनी का जो रेपुटेशन है उस रेपुटेशन मार्केट से थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ठीक है, अभी तो सब नॉर्मलाइज हो गया है। ठीक है, तो इसमें कंपनी का रेपुटेशन जाने का चांसेस रहता है। अगर जिस पार्टनर को आपने फ्रेंचाइजी दिया, अगर उस फ्रेंचाइजी पार्टनर ने आपको प्रोडक्ट को अच्छी तरह मार्केट में क्या करने अच्छी तरह मार्केट में नहीं चला रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दिन उस ब्रांड का इमेज का क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है ब्रांड इमेज। ओके, नेक्स्ट मोड्स ऑफ एंट्री है ट्रंकी प्रोजेक्ट। तो ट्रंकी प्रोजेक्ट क्या है? तो ट्रंकी प्रोजेक्ट ये है जब आप कोई भी अ, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट, अगर आप कोई मान लीजिए आप हम लोग इंडिया में रहते हैं, अगर इंडिया गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में इंडिया का जो कंपनीज है वो कंपनीज इतना सारा इफेक्टिव नहीं है, तो आप चाह रहे हो कि कोई दूसरे कंट्री से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टीम ला और कंपनी से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लीजिए बुलेट ट्रेन इंडिया ने कहा से बुलेट ट्रेन का जो सुविधा है इंडिया में कहाँ से हासिल किया, ये किया तो जापान से। ठीक है, तो जापान का जो कंपनीज है वो क्या किया, जापान से इंडिया में आके बुलेट ट्रेन का जो जो चाहिए, जो सामान चाहिए, जो ट्रैक वगैरह वगैरह एक्सेट्रा जो सिस्टम है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी करके दिया। ठीक है, तो ये जो मीडियम ऑफ एंट्री था ये था ट्रंकी प्रोजेक्ट। इट मींस ट्रंकी प्रोजेक्ट में क्या होता है, कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री के कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को एज ए प्रोजेक्ट उसको लाता है। जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है वो पार्टी उस कंट्री में फिर से चला जाता है। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन पढ़ता हूँ। A turnkey project refers to a project when a client pay a contractor to design or construct a new facility or and to train person। तो जब आप कोई क्लाइंट से आपका कोई प्रोजेक्ट के लिए और कोई डिजाइन के लिए आप उसको लाओगे अपने कंट्रीज में, तो क्या होता है जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा, जो आप सपोज मान लें आप लोग बुलेट ट्रेन के लिए आप इंडिया में लाए चाइनीज इंडस्ट्री को, जापानीज इंडस्ट्री को, तो जब बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तब क्या होगा, वो कंपनी आपके मार्केट से आपके इंडिया से चला जाएगा। ठीक है, वो बहुत सारा पैसा लेके भी जाता है। तो एज ए जापानीज इंडस्ट्री आप जो एंट्री मोड ले रहे हो उस एंट्री मोड का नाम है ट्रंकी प्रोजेक्ट। एज ए प्रोजेक्ट आप कोई भी कंट्री में जाते हो, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, देन आप वापस आ जाते हो। ठीक है, तो उसे मोड ऑफ एंट्री को हम बोलते हैं ट्रंकी प्रोजेक्ट। तो एडवांटेजेस क्या है, earn more profit in foreign country where FDI opportunities is limited। तो आप FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो आप पैसा कमा सकते हो, आप ट्रंकी प्रोजेक्ट से भी उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। FDI क्या है मैं एक दूसरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके, देन अवॉइड ऑल लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रिस्क। तो आप ट्रंकी प्रोजेक्ट में आपको लॉन्ग टर्म ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ता है। जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा आप अपने कंट्री में आ सकते हो, कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिला तो कोई दूसरा कंट्री में आप जाते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो ऑपरेशनल रिस्क है उस प्रोजेक्ट को चलाने में जो रिस्क है उस वो नहीं रहता है, क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उस कंट्री में रन करते हो। ठीक है, तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट लिमिटेशंस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है ट्रंकी प्रोजेक्ट्स का। क्या है, रिस्क ऑफ रिवीलिंग कंपनी सीक्रेट विद राइवल। तो अगर आप जापानीज कंपनीज हो और आप बुलेट ट्रेन का जो सामान चाहिए आप बना रहे हो, देन उस जो सीक्रेट है अपने कंपनीज का वो क्या हो जाता है, निकल के सामने आ जाता है उस फॉरेन कंट्री का सामने। ठीक है, तो उस सीक्रेट को अगर वो उनको मालूम चल जाएगा, देन नेक्स्ट बार आपको नहीं बुलाएगा, वो अपने आप ही उस प्रोडक्ट को उस प्रोजेक्ट को अपने आप ही कंप्लीट करने के लिए रेडी, अपने आप ही कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। नेक्स्ट, टेक ओवर ऑफ द प्लांट बाय द होस्ट। जब आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उस प्रोजेक्ट को वो क्या करेगा, वो दूसरी कंट्री का गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेगा, उसको लेके चला जाएगा। इट मीन आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रंकी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्या है,
होली ओन सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, होली ओन सब्सिडरी मीन्स एज ए सब्सिडरीज इट मीन्स, मान लीजिए टाटा है, टाटा एक कंपनी से, इंडिया का बहुत बड़ा कंपनी है, और उसका सब्सिडरीज है जैसे कि लैंड रोवर, जागुआर। तो क्या होता है, तो अगर आपका ऐसा कोई सब्सिडरीज कंपनीज है दूसरे कंट्री में, उस एज ए सब्सिडरीज आप दूसरे कंट्री में एंट्री मार सकते हो, ठीक है। तो अगर एज ए सब्सिडरीज आप दूसरे कंट्री में अगर उस सब्सिडरीज को कंपनीज को आप एज ए होल्डिंग कंपनी उसको आप एक्वायर कर रहे हो, देन आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या होगा? टाइट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन इन डिफरेंट कंट्री। अगर अगर उसका होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी का अगर आप उसका परचेज कर रहे हो, देन उस कंपनीज को जो दूसरे कंट्री में ऑपरेट कर रहा है उसको आप अच्छी तरह से अपने, बिकॉज यू आर द ओनर, आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट, टेक द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपीरियंस का इकोनॉमी। अगर जैसे मान लीजिए जागुआर एक अच्छा इकोनॉमी में रन कर रहा है, जैसे इंग्लैंड और डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज में रन कर रहा है, तो आपको एक एडवांटेजेस मिलता है कि उस कंपनी को जो सब्सिडरी कंपनी है वो अच्छा इकोनॉमी में रन कर रहा है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? इट्स ए कॉस्टली मेथड, यस ऑब्वियसली। अगर आपको सब्सिडरी रन करना है उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बिकॉज सब्सिडरी कंपनी को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए आपको बहुत सा पैसा चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी में इंक्रीज द लेवल ऑफ डेट, इट मे कॉज इट टू बैंकरप्ट। अगर सब्सिडरी आप रन कर रहे हो, अगर उस सब्सिडरी कंपनी को चलाने में आपको लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है, देन आप उस कंपनी को आप बैंकरप्ट कर सकते हैं, कंपनी डूब सकता है, ठीक है। तो एज ए होल्डी ओन सब्सिडरीज आप एक इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जैसे होगा मारुति सुजुकी, इट मींस कोई भी कंट्री का कंपनी के साथ आप जॉइंटली कुछ प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ऐसे सिंपल डेफिनेशन, जैसे इंडिया का हो गया मारुति और जापान का हो गया सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी एक साथ दोनों कंट्री के कंपनीज मिलकर एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मारुति सुजुकी। जब और है वोडाफोन आइडिया, ठीक है, और वो कंपनी है, वो ज्वाइंट वेंचर होके, इट मींस दो देश का दो कंपनी मार्च होके जॉइंटली, जो जॉइंटली इंडिपेंडेंट एज अ फर्म काम करते हैं, ठीक है। तो उनका जो टाइम पीरियड रहता है जॉइंट वेंचर का लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है, और उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अगर उनका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है, देन पूरा हो जाता है, देन वो जॉइंट वेंचर अलग हो सकता है। जैसे कि हीरो होंडा भी एक बहुत इंडिया का बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर था। जब हीरो होंडा का जो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, टर्म्स खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, देन वो भी क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो अगर आप जॉइंट वेंचर के थ्रू से आप मल्टीनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकते हो, तो उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या है देख लेते हैं। एसेसिंग ऑफ न्यू मार्केट का मतलब क्या है? एसेसिंग का मतलब है एक न्यू मार्केट को आप एंटर हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर। अगर आप कोई जॉइंट वेंचर चला रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर आप कोई नया मार्केट में इजीली एंटर कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप जिस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके आप जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट किया, उस कंट्री का ओरिजिन जिस कंट्री में है उसमें आप इजीली मार्केट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रिस्क, कॉस्ट और बिल्डिंग न्यू बिजनेस। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस के साथ आप अपने रिस्क को शेयर करते हैं, और उस बिजनेस का जितना कॉस्ट लगता है, इट मींस खर्चा होता है, उसको भी आपको शेयर करने का मौका मिलता है, ठीक है। इट मींस आपको एक नया सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई रास्ता निकल के आता है, ठीक है, ओके। तो इस बिजनेस का डिसएडवांटेजेस भी है जॉइंट वेंचर्स का, कॉन्फ्लिक्ट ओवर एसिमेट्रिक न्यू इन्वेस्टमेंट। तो इस बिजनेस में क्या हो सकता है, जो न्यू इन्वेस्टमेंट जो है, इट मींस अनइक्वल इन्वेस्टमेंट जो है, तो उन बिकॉज एक जॉइंट वेंचर्स मान लीजिए मारुति और सुजुकी, मारुति ने अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और सुजुकी ने अगर कम इन्वेस्टमेंट किया, तो इस दोनों पार्टी के एक पार्टी और दूसरा पार्टी के तरफ से कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट among the joint ventures business, again mistrust over the property knowledge। अगर कोई ट्रस्ट मिस होता है, देन उसका भी खतरा रहता है इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है।
अगर मान लीजिए मारुति के पास कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टीज है जिसका मालूमात सुजुकी को नहीं है, तो देन इसके कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जॉइंट वेंचर्स। नेक्स्ट हम लोग का है एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना। कोई भी दूसरे कंट्री का कंपनी को जब आप एक्वायर करते हो, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दैट आप मल्टीनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में आप दाखिला दे सकते हो। ठीक है, उसका भी एडवांटेजेस भी है। स्पीडी, स्पीडी का मतलब है आप जल्दी से जल्दी उस मार्केट को अपने काबू में कर सकते हो। मार्केट पावर, आप मार्केट को अपने पावर में रख सकते हो। इट मींस मार्केट में आप डोमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ओवरकमिंग एंट्री बैरियर। अगर आप ऐसा कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, इट मींस आप आपका जो कॉम्पिटिटर्स है उनको एक्वायर कर रहे हो, इट मींस आपका मार्केट में कंपटीशन का चांसेस डिक्रीज होते जा रहे हैं। जितना भी कंपटीशन डिक्रीज होगा, इतना आपका अपॉर्चुनिटीज होगा, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। फाइनेंशियल गेन। नेक्स्ट, उसका भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स है एक्वायर करने से। ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट आपको ज्यादा कमाने का मौका मिल सकता है। डिसएडवांटेजेस भी, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। जब आप कोई भी फार्म से एक्वायर करके इंटीग्रेट करते हैं, देन उस फार्म का अगर लायबिलिटी रहता है तो आपके ऊपर भारी हो सकती है। इसके लिए इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाई कॉस्ट। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा गंवाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो हाई कॉस्ट है। नेक्स्ट, अनरिलेटेड। अगर आप जिस फार्म को एक्वायर कर रहे हो, अगर उसका प्रोडक्ट लाइन आपके प्रोडक्ट लाइन से नहीं मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत देने वाला बात है। टू मच फोकस। आप उस जिस एक्वायर फार्म के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा मैनेजमेंट का टीम का जरूरत पड़ सकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट। तो हम लोग का क्या हो गया, डिफाइंड मोड्स ऑफ एंट्री। पहला हो गया लाइसेंसिंग, दूसरा हो गया फ्रेंचाइजिंग, तीसरा हो गया ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट हो गया होल्डी ओन सब्सिडरीज, उसके बाद है हम लोग का जॉइंट वेंचर्स, एंड लास्ट एक्विजिशन। तो इन सब के मोड से हम लोग दूसरे कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एक नया टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस के रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।